अशोक प्लीज मेरी पूरी बात तो सुनो अशोक, मुझे सिर्फ एक मौका दो। मैंने कहा ना, अब कहने सुनने को कुछ बचा ही नहीं है रचना। प्लीज अशोक मेरी बात सुनो तो सही। अशोक मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता हूँ रचना। मैंने तुमसे आखिरी बार बात करने के लिए फोन किया। क्या? ईशु से कहना कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। हाय अशोक। रचना, रचना! अपर मिडिल क्लास परिवार की रचना सेनगुप्ता पेशे से स्कूल टीचर थी। उनके पति अशोक सेनगुप्ता एक बहुत बड़े बैंकर थे। जाहिर है आर्थिक रूप से संपन्न इस परिवार में मौलिक सुविधाएं हासिल करने की कोई जंग नहीं थी। तो फिर पति पत्नी के बीच ये कैसी जंग थी? रचना ने अशोक को आखिरी फोन क्यों किया? इन दोनों के वैवाहिक जीवन में ऐसा क्या गलत हो गया था कि रचना को इतना कठोर कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ा? ईशु अभी बस हुआ खेलना। ईशु ये दूध फिनिश करो। अच्छा अभी तुम्हें मैं कमरे में बंद करती हूँ, इधर आओ। बच्चा ना कुछ बदमाश हो गया। हाँ ईशु मामा की सारी बुक्स गिरा दी। बहुत बदमाश हो गया बच्चा। चलो ये फिनिश करो। ईशु बहुत गंदे बच्चे हो गए तुम। तो इतनी देर से कॉल बेल बजा रहा हूँ। तुम्हारे पास चाबी है ना अशोक, खुद से खोल के अंदर आ जाया करो। ये बदमाश है ना, इसके चक्कर में कुछ काम नहीं कर पाती हूँ। देखो कब से दूध लेके दौड़ रही हूँ, पी नहीं रहा है। और ऊपर से देखो सारे स्टूडेंट्स की मैंने ग्रेडिंग करके बुक्स रखी थी, सब गिरा दी इस बदमाश ने। ठीक है, मैं इसे दूध पिलाता हूँ, तुम ग्रेडिंग का काम खत्म करो। चलो। क्यों बदमाशी कर रहा था? मम्मा को तंग करता है? ऋषभ याद है तुम्हें? ऋषभ वो हमारा कॉलेज फ्रेंड। वो क्या है, कोई नया बिजनेस डाल रहा है, तो उसके लिए लोन के सिलसिले में वो हमारे बैंक में आया था। वैसे हाँ, उसे मैंने डिनर पे कल इनवाइट किया है। अशोक डिनर पे? तुम्हें पता है ना अशोक, हम दोनों को सुबह जल्दी काम पर जाना होता है। अरे भाई जल्दी वाइंड अप कर लेंगे, तुम जाओ अभी से ग्रेडिंग का काम शुरू कर दो। जाओ जाओ जल्दी, चल जल्दी खत्म कर और अब सोना है। ठीक है, अब मम्मा को तंग नहीं करते बेटा। क्या बात है, बड़ी खुशबू आ रही है, जबरदस्त खाना बनाई है लगता है तुम्हारी माँ। थैंक यू सो मच। वैसे तुम्हें अपना प्रॉमिस याद है? बिल्कुल याद है, खाना खिलाते ही ऋषभ को घर से धक्के मार के बाहर कर दूंगा। चल जा, जाके बैठ जा, लगता है अंकल आ गए तुम्हारे। अरे क्या बात है, क्या बात है। क्या बात है, आज कुछ ज्यादा ही स्मार्ट लग रहे हो। एक मिनट, आज का मतलब? अरे भाई तू हमेशा स्मार्ट लगता है, आज थोड़ा ज्यादा लग रहा है। दैट्स बेटर। वैसे तू भी ठीक ठाक ही लग रहा है। हाँ वो तो पता है। वैसे मुझे एक बात बता, क्या कि तुझ जैसे लंगूर को इतनी प्यारी बीवी कैसे मिल गई? अब भाई अपनी अपनी किस्मत है, इसमें कोई क्या कर सकता है बता। हाँ हाय रचना, हाउ आर यू? गुड। अरे अरे ये स्मार्टी कौन है भाई? भाई हमारा बेटा है, ईशान नाम है इसका। क्या बात है ईशान, हाउ आर यू? भाई बहुत कस के भूख लगी है, चल खाना खाते हैं। हाँ आजा, खाना खाते। खाता ही खाना। बस बहुत हो गया। भाई अशोक एक बात बोलूं, तू बिल्कुल अंकल लग रहा है, एकदम पापा। और रचना को देख, आज भी एकदम कॉलेज के स्टूडेंट की तरह लग रही है। ये लीजिए। कौन? बिल्कुल। रचना, आई मस्ट से, तुम जितनी खूबसूरत हो ना,
उतना ही अच्छा खाना भी बनाती है। ज्यादा तारीफ मत कर। अगर इसके हाथ का बना हुआ खाना 2 वीक खा लिया ना तूने, तो मेरी तरफ तेरा भी तोंद बाहर आ जाएगा। नो वेज मैन, मैं रोज 3 घंटा वर्कआउट करता हूँ, वो भी इंटेंस, ताकि मुझे रचना जैसी खूबसूरत बीवी मिल सके। अभी तक सुधरे नहीं ना तुम? कॉलेज में भी फ्लर्ट करते थे और अब भी फ्लर्ट करते हो। मेरा कहना मानो, एक अच्छी सी लड़की देखो और सेटल हो जाओ। एक काम करो, अपनी जैसी एक लड़की ढूंढ दो मुझे। I mean, तुम्हारी कोई फ्रेंड या तुम्हारी कोई सिस्टर। What's it? तुम नहीं सुधरोगे। रचना प्लीज, रचना रचना। अरे उसके घर की पूरी वायरिंग जल गई है, 3 दिनों से बिजली नहीं है यार, अंधेरे में कैसे रहता। इसलिए मैंने कह दिया कि मेरे घर आके मेरे साथ रह लो। बेकार की बातें मत समझो अशोक, तुम्हें तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। सुबह उठते हो और ऑफिस चले जाते हो, स्कूल से आके सारा काम अकेले मुझे करना पड़ता है। ऐसे ही 3 लोगों का काम कर रही थी, अब ऊपर से 4। जान ले लो अपनी बीवी की। अपनी जान की कोई कैसे जान ले सकता है? प्लीज, अरे तुम तो मेरी सुपर बीवी हो, मुझे मालूम है तुम 100% मैनेज कर लोगी। प्लीज, 3-4 दिनों की तो बात है। देखो मैं फ्रेश होके आता हूँ, फिर सब साथ में बैठ के चाय पिए, ठीक है? ओके। अशोक, रचना मैं बहुत लेट हो चुका हूँ, जल्दी से मेरे लिए नाश्ता बनाओ, समझी? और हाँ, आज मैं लेट आऊंगा रात को, मेरी क्लाइंट के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। अशोक, हाँ? तुम अपनी मूंछें डाई क्यों नहीं करते हो? आजकल तो सब लोग डाई करते हैं। और ये देखो चश्मा, पता नहीं कौन से जमाने का फ्रेम है। ये चश्मा तो मैं कई सालों से यूज कर रहा हूँ, यही तो मेरा स्टाइल है। फिर भी अशोक, लगता है ऋषभ से मिलवा के ना मैंने बहुत बड़ी गलती की, उसके चक्कर में तुम मुझे भी डाइटिंग कराना शुरू कर दोगी। पर प्रॉब्लम क्या है? अगर ऋषभ खुद को मेंटेन कर सकता है तो तुम भी तो कर सकते हो। और वैसे भी कॉलेज के टाइम में तो तुम कितने स्मार्ट हुआ करते थे, कितना ख्याल रखते थे तुम अपना। माय डियर वाइफ, पहले की बात कुछ और थी, अब मैं एक बच्चे का बाप हूँ, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है मेरे ऊपर। ऋषभ की बात कुछ और है, वो मस्त मौला है। अरे मुझे बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, बहुत प्रायोरिटीज है मेरी लाइफ में। एंड बाय द वे, दिस इज प्रॉस्पेरिटी। ठीक हो रहा मुझसे? अरे होगा, ट्राई इट अगेन। सब चिपक गया है। अरे बाबा, यस, ओके, करो। ऐसे? नहीं बाबा, ऐसे नहीं, मैं बताता हूँ। नाउ ट्राई। एक बार बनाना सीख गई ना, तो कम से कम हफ्ते में 2 बार जरूर बनाओ। ऐसे? नो बाबा, सी, आराम से। नाइस एंड सॉफ्ट। इतनी जल्दी आ गए? अरे मीटिंग जल्दी खत्म हो गई इसलिए चला आया। ये माथे पे क्या लगा है तुम्हारे? भाई अशोक, मैं रचना को
डाइट पिज्जा बनाना सिखा रहा था। डाइट पिज्जा, वाह! तुम्हें खाना बनाना भी आता है? ऐसे कितने सारे टैलेंट है मुझ में जो तुम्हें अभी तक पता भी नहीं। मैं जल्दी से फ्रेश होके आता हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। फिर मुझे डाइट पिज्जा खिलाना, ठीक है? स्वीटी बेबी, चलो अब सोना है ना, सुबह स्कूल है। अरे नहीं रचना, जस्ट वन मोर डांस, कम ऑन। सुबह उठाना है इसे। अरे नहीं नहीं, मैं इसे सुला दूंगा यार, ऐसी क्या बात है? हाँ, पार्टी मस्ट गो ऑन, कैरी ऑन, कैरी ऑन, कैरी ऑन। आजा बेटा, चल, पापा सुलाएगा आज तुझे। रचना और ऋषभ एक दूसरे को कॉलेज के जमाने से जानते थे और बहुत अच्छे दोस्त भी थे। ये बात अशोक को भी पता थी, इसलिए उसे रचना और ऋषभ के बीच नजदीकियों से कोई एतराज नहीं था, क्योंकि उसे यकीन था कि उनके बीच ये रिश्ता महज दोस्ती और हंसी मजाक का है, और साथ ही उसे अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा भी था। ऋषभ, सो जाते हैं। ठीक है, जैसे तुम कहो। बहुत मजा आया, कॉलेज के दिनों की याद आ गई। हाँ, पर कॉलेज को तो कितने साल बीत गए, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। याद दिलाऊं? कुछ फोटोज है मेरे पास। संभाल के रखी थी अपने पास। रचना, अरे भाई बस भी करो यार, पूरी रात डांस करोगे क्या? ऋषभ, थैंक यू यार, थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट। चलो रचना, गुड नाइट, गुड नाइट। डॉक्टर कह रहे थे तुम्हारी शुगर फिर से बहुत बढ़ गई है। दवाइयां यहाँ पर रख रही हूँ, टाइम से खा लेना। और हाँ, मुझे फोन करते रहना, वरना मुझे तुम्हारी चिंता लगी रहेगी। कितना ख्याल रखती हो तुम मेरा, कितना अच्छा। तुम, ईशु, सभी मेरे साथ चलते। वैसे भी ईशु की दशहरे की छुट्टियां शुरू हो गई। चलो ना तुम दोनों मेरे साथ, बहुत मजा आएगा। पर क्या करूं, मिड टर्म्स शुरू हो गए ना, बहुत सारे बच्चों के पेपर्स चेक करके ग्रेड करने। इनफैक्ट मैं तो सोच रही हूँ कि ईशान को भी कुछ दिनों के लिए मम्मी के यहाँ छोड़ दूं, अकेले काम कर लूंगी ज्यादा। मुझे मालूम, ऋषभ की वजह से तुम बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो गई। 3 दिनों के लिए कह के आया था, कुछ ज्यादा ही रह गया। अच्छा हुआ चला गया, बहुत थक गई हो तुम, मुझे मालूम है। अपना ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है। एक काम करो, मेरे लिए 2 तंदूरी रोटी और 1 शाही पनीर ले आओ। थैंक यू। देखें मेरी जान क्या कर रही है। फोन क्यों नहीं उठा रही है? चलो बाद में करते हैं। क्या हो गया? फोन क्यों नहीं उठा रही है? क्या वाकई रचना और ऋषभ के बीच नजदीकियां बढ़ रही थी? क्या उनका रिश्ता और करीबी होता जा रहा था? क्या इस कहानी का कोई और पहलू भी हो सकता है? और अगर है तो फिर रचना ने अपने बेटे ईशान को अपनी मां के घर क्यों भेजा? उसने अशोक के साथ जाने से मना क्यों कर दिया? कहीं रचना काम का झूठा बहाना तो नहीं बना रही थी? कहीं वो ये सब कुछ सिर्फ इसलिए तो नहीं कर रही थी ताकि वो घर पर अकेली रह सके? रचना, ईशु, अरे कहाँ हो तुम लोग? जल्दी आओ।
देखो मैं तुम लोगों के लिए क्या क्या लाया हूं, आओ जल्दी। अच्छा, क्या बात कर रहे हो? हाँ। हेलो। अरे क्या बात है, तुम इस तरह चौंक गई? एक दिन में इतना बदल गया क्या? हाँ, मैं बाद में फोन करती हूँ। हाँ, मैं घर पहुंच गई हूँ। हाँ, अशोक भी आ गए। हाँ, बाय। किसका फोन? एक टीचर का। तुम तो रात में आने वाले थे ना, इतनी जल्दी कैसे आ गए? अरे भाई रात को आने वाला था, अब काम जल्दी खत्म हो गया तो क्या करता, और ऊपर से तुम्हारी जो इतनी याद आ रही थी मुझे, बस आओ ना देखा था, भागता हुआ तुम्हारे पास आ गया। वैसे ईशू का है? ईशू वो गुड्डू, उसका फ्रेंड, उसके घर पर खेलने गया है। अच्छा हो तुम आ गए हो। तुम प्लीज उसे पिकअप कर लोगे? मुझे कुछ और काम भी है। कल मैंने तुम्हें इतनी बार फोन किया, तुमने एक बार भी नहीं उठाया। शायद थक गई होंगी, इसलिए फोन चेक नहीं किया। क्या बात है रचना, तुम बहुत परेशान लग रही हो। आर यू ऑलराइट? हाँ, बिल्कुल ठीक हूँ। अरे हाँ, मुझे स्कूल जाना है। स्कूल? लेकिन आज तो स्कूल बंद है। हाँ बंद है, पर एक अनऑफिशियल मीटिंग है, कुछ बच्चों का सिलेबस डिस्कस करना है, इसीलिए। ठीक है चलो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। रचना, तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे अगर मैं तुम्हारे साथ स्कूल चला गया तो तुम्हारी कोई चोरी पकड़ लूंगा। मैं कुछ नहीं सुनूंगा, चलो आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें ड्रॉप करूंगा। कम विथ मी। थैंक्स। रचना, अगर तुम्हारी मीटिंग जल्दी खत्म हो जाती है तो मैं तुम्हें पिक भी कर लूंगा। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। पता नहीं मीटिंग में कितना टाइम लगेगा। तुम चले जाओ, मैं सीधे घर आ जाऊंगी। ठीक है चलो बाय। होटल RR। इतनी रात किसका फोन आ गया? पता नहीं, कोई अननोन नंबर था, कट कर दिया मैंने। अशोक वापस आ गया। ने फोन क्यों किया यहाँ पर? तुम्हारी बहुत याद आ रही थी रचना। मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे पास रहो। कल तुम मुझसे मिलने आ रही हो, आओगी ना? ठीक है, मैं कोशिश करूँगी। कोशिश नहीं, देखो अगर तुम नहीं आओगी तो मैं वहाँ तुमसे मिलने आ जाऊंगा। तुम जानती हो ना तुम्हें कितना मिस करता हूँ मैं। अच्छा ठीक है, मैं बाद में कॉल करूँगी। झूठ मत बोलो रचना, मैंने तुम्हें अपनी आंखों से रूम से बाहर जाकर फोन पे बात करते हुए देखा है। हाँ, मैं गई थी बाहर क्योंकि उस रॉन्ग नंबर से मेरी नींद टूट गई थी।
तो मैंने सोचा मैं थोड़ी देर टीवी देख लेती हूँ। तो टीवी की आवाज मेरे कानों में क्यों नहीं आई? नेक्स्ट टाइम से जब टीवी ऑन करूंगी तो वॉल्यूम फुल कर दूंगी। एक तो मैं सोचती हूँ कि तुम्हारी नींद डिस्टर्ब नहीं हो, इसलिए मैंने धीमे वॉल्यूम पे देखा, और ऊपर से तुम मुझे ही बोल रहे हो। बात मत बदलो, पति हूँ तुम्हारा, मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। तो मैं भी तुम्हारी पत्नी हूँ, कोई चोर नहीं। और अब ये जासूसी करना बंद करो प्लीज। और वैसे भी अब मुझसे कोई और सवाल मत पूछना। सारे नंबर्स क्यों डिलीट करती है? आखिर किससे छिपकर बात करती होगी? पापा अभी चलो ना, पापा अभी चलो ना, पापा अभी चलो। ईशु, पापा को तंग मत करो बेटा। मामा पापा को बोलो ना हमारे साथ चलने के लिए। बेटा पापा क्या करेंगे नानी के घर पर, और वैसे भी आप तो जल्दी से वापस आ जाओगे, फिर पापा के साथ बैठकर खूब खेलना। अब चलो बाय बोलो पापा को। बाय बाय बेटा। साहब खाना टेबल पर लगा दिया है, मैं जाऊं? हाँ तुम जाओ, मैं खा लूंगा। ठीक है। हेलो। सॉरी बेटा, तुम्हें इस वक्त डिस्टर्ब कर रही हूँ, लेकिन क्या करूँ, तुम्हारा ये बदमाश बच्चा है ना, खाना ही नहीं खा रहा है। अब ना तुम हो और ना रचना है। एक मिनट मम्मी जी, एक मिनट। रचना और ईशु तो आपके ही घर गए थे, फिर रचना कहाँ चली गई? हाँ हाँ, रचना आई थी, लेकिन उसे कुछ जरूरी काम याद आ गया तो निकल गई। मम्मी जी बस आप थोड़ी देर के लिए ईशु को संभाल लीजिए, मैं बस 10 मिनट में वहां पहुंच रहा हूँ मम्मी जी। ईशु का सब ठीक है ना? मम्मी के घर गई तो पता चला तुम ईशु को लेकर आ गए हो। कब से तुम्हें फोन कर रही हूँ। यही क्वेश्चन मुझे तुमसे पूछना चाहिए रचना। मम्मी तुम्हें कांस्टेंट फोन कर रही हैं। ईशु रोए जा रहा था, चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तुम यहाँ से कह के गई कि तुम मम्मी के घर जा रही हो, लेकिन वहां से तुम कहाँ चली गई? किसके साथ गई? कौन था तुम्हारे साथ? निशा के साथ थी। कहने लगी एक कप कॉफी पीने मेरे घर चलो, तो मैं चली गई। और बातों बातों में कब वक्त बीत गया मुझे पता ही नहीं चला, और मेरा फोन साइलेंट पे था। इसमें इतना ओवर रिएक्ट करने की क्या जरूरत है? ओवर रिएक्ट? और मैं? ऑफ कोर्स तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। अब मैं कहाँ जाती हूँ, किससे मिलती हूँ, मैं एक एक चीज एक एक समय का हिसाब नहीं दे सकती तुम्हें। और वैसे भी मैं पिछले कुछ दिनों से देख रही हूँ तुम मुझ पर शक कर रहे हो क्या गया तुम्हें? मुझे या तुम्हें रचना? मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से तुम बिल्कुल अलग बिहेव कर रही हो। ऐसा लग रहा है मानो जैसे तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो। तुमसे ना बात करना ही बेकार है। हेलो। हाँ रचना, मैं मार्केट से होकर आ रहा हूँ, कुछ सामान चाहिए घर के लिए? नहीं कुछ नहीं चाहिए। चलो ठीक है। कहीं बाहर हो क्या तुम? हाँ वो मैं एटीएम में हूँ अशोक। अच्छा, ओके। कार्ड वार्ड कुछ यहाँ पे रह जाएगा, मैं बाद में फोन करती हूँ। एटीएम में किसी और के फोन की आवाज। हेलो रचना, मैं तुम्हारे स्कूल के बिल्कुल पास से जा रहा हूँ, तो सोचा तुम्हें पिक कर लूं। नहीं अशोक, तुम मेरा वेट मत करो, तुम चले जाओ। कहीं बाहर जा रही हो? हाँ वो एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड है कॉलेज की, वो मुझसे मिलने आ रही है, तो यहीं पास में एक कैफे, हम वहीं जा रहे हैं। ठीक है। यू डोंट वरी, मैं ईशान को 5 बजे उसकी आर्ट क्लास से पिकअप करते हुए सीधे घर आ जाऊंगी। चलो ठीक है, बाय।
शायद रचना ठीक कह रही थी। अशोक के दिल में यह बात तीर की तरह चुभ रही थी कि उसने अपनी पत्नी की वफादारी पर शक किया। वो पत्नी जो बरसों से उसके साथ थी, उसके बच्चे की मां थी, उसे रह रहकर यही बात खाई जा रही थी कि उसकी गलती की वजह से उसके और रचना के बीच दूरियां बढ़ गई। रचना को ठेस पहुंची थी। वो अपनी गलती सुधारना चाहता था। उसे जल्दी ये मौका मिला भी, अपनी शादी की सालगिरह के रूप में। कुछ दिनों बाद अपनी वेडिंग एनिवर्सरी पर अशोक ने एक बहुत बड़ी पार्टी रखी। हाँ, वो मैं एटीएम में हूँ अशोक। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं बाद में फोन करती हूँ। एटीएम में किसी और के फोन की आवाज। मैं 2 मिनट में प्लीज एक्सक्यूज मी प्लीज। जिस बात का अशोक को डर था वही हुआ। अब उसे यकीन हो गया कि उसकी पत्नी उसे धोखा दे रही थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी पत्नी उसका भरोसा इस बेरहमी से तोड़ सकती है। लेकिन वो जानता था कि रचना ये बात कभी कबूल नहीं करेगी और उससे बात करने का कोई फायदा नहीं। इसलिए अशोक ने इस मुद्दे को लेकर सीधे अपने वकील से मिलने का फैसला किया। अगर आप जज को यह भरोसा दिला सकें कि आपकी पत्नी का चरित्र ठीक नहीं है, या आपके पास कोई ठोस सबूत हो, और या फिर आपकी पत्नी खुद कबूल कर ले, जो कि कभी होता नहीं है, वरना ऐसे केसेस में बच्चे की कस्टडी हमेशा मां को मिलती है। लेकिन आप कोशिश तो कर सकते हैं ना। ऑफ कोर्स, लेकिन आपको क्या लगता है आपकी पत्नी कोशिश नहीं करेगी? बल्कि हो सकता है कि आपके लगाए हुए सारे इल्जाम वो नकार दे और आप पर ही वो कोई इल्जाम लगा दे। यानी कि मुझे सबूत इकट्ठा करने के लिए जासूस हायर करना पड़ेगा। इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये लीजिए। मेरे बहुत से क्लाइंट्स ऐसी सिचुएशन में ये कार्ड इस्तेमाल करते हैं। ये लो। रचना, मेरी आईटी रिटर्न की फाइल कहाँ है? बाहर ड्रॉर में रखी थी। नहीं मिल रही है, जाओ ढूंढो उसे। मेरी लॉयर वेट कर रहा है यार, प्लीज जल्दी दो मुझे। 1 मिनट। अरे यहीं पे तो रखी है, बोला था। हाँ हाँ आ रहा हूं मैं। इसमें से चेक करो, क्या ऋषभ को फोन गया था या ऋषभ का कॉल इसमें आया था? कल शाम जो मैंने तुम्हारे साथ बिताई है वो मैं कभी नहीं भूलूंगा रचना। काश हम दोनों के बीच अशोक ना होता और तुम बस मेरी होती, सिर्फ मेरी। ये सब क्या है अशोक? हम लॉयर के ऑफिस में क्या कर रहे हैं? मिसेस सेन गुप्ता, आइए बैठिए, प्लीज प्लीज सिट। ये लीजिए जी, आपके पति आपको डिवोर्स देना चाहते हैं। ये डिवोर्स पेपर्स हैं। आप शौक से इसे अपने वकील को दिखा सकती हैं ताकि हम इस मामले को आगे बढ़ा सकें। अशोक, ये सब क्या है अशोक? ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई? और अगर गलती हुई भी है तो एक बार बात कर सकते थे तुम मुझसे। बात करते हैं। मेरे पीठ पीछे तुम्हारे और ऋषभ के बीच ये सब कुछ कब से चल रहा? 1 वीक, 2 वीक, 6 वीक, बताओ। अशोक, मुझे एक बार समझाने का मौका दो। कितनी बेशर्म हो तुम रचना।
सब कुछ कितनी आसानी से एक्सेप्ट कर ली। अब तो कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ समाप्त हो गया। अशोक, तुम्हें जानकर बहुत खुशी होगी कि मैं तुम्हारे और ऋषभ के खिलाफ एडल्ट्री का केस कर रहा हूं। चीटिंग, बेवफाई। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, तुम तो एक टीचर हो, तुम्हें ये सब कुछ बताने की क्या जरूरत है। एक बात कान खोलकर सुन लो तुम, मेरी प्रॉपर्टी में से तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। ईशु भी मेरे साथ रहेगा, रहना जाकर उस ऋषभ बॉडी बिल्डर के साथ। अशोक! अशोक प्लीज मेरी पूरी बात तो सुनो अशोक, मुझे सिर्फ एक मौका दो। मैंने कहा ना, अब कहने सुनने को कुछ बचा ही नहीं है रचना। प्लीज अशोक मेरी बात सुनो तो सही। अशोक मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता हूं रचना। मैंने तुमसे आखिरी बार बात करने के लिए फोन किया। क्या? ईशु से कहना कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। रचना, रचना! सुनिए, क्या आप ही का नाम अशोक है? उन्हें होश आ गया है। मैं और तुम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि हम लोग कभी अब साथ नहीं रह सकते, लेकिन तुमने एक बार भी ईशु के बारे में नहीं सोचा। तो मैं क्या करती जब तुमने मुझ पे भरोसा नहीं किया? क्यों बचाया मुझे? मर जाने दिया होता, क्योंकि इस दुनिया में मैंने जिसे सबसे ज्यादा प्यार किया, जरूरत पड़ने पर उसने ही मुंह फेर लिया। मैंने मुंह फेर लिया? तुम्हें पता भी नहीं था कितनी तकलीफ में थी मैं। तकलीफ? कैसी तकलीफ? पिछले 2 महीने से ऋषभ मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। ब्लैकमेल? ऋषभ और मेरा कॉलेज में एक छोटा सा अफेयर था, लेकिन तुमसे मिलने से बहुत पहले। मुझे नहीं पता था अशोक, ऋषभ ने तब के फोटोग्राफ्स अब तक अपने पास रखे हुए हैं। संभाल के रखी थी अपने पास। और फिर जब तुम उस रात मुंबई गए तो ऋषभ ने मुझे कॉल किया। हम डिनर के साथ साथ वाइन भी पी रहे थे। मुझे नहीं पता था अशोक कि उसमें क्या मिला था, लेकिन उसे पीने के बाद मुझे चक्कर आने लगे और फिर मैं बेहोश हो गई। मुझे कुछ भी याद नहीं है। उस रात ऋषभ ने हम दोनों के कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स लिए जिसकी मदद से वो मुझे ब्लैकमेल कर सके, और फिर उसने अपनी मनमानी शुरू कर दी। मैं उससे कुछ भी कहती तो वो मुझे डराने लगता। मैं बहुत डर गई थी अशोक। मैं तुम लोग को खोना नहीं चाहती थी। इतना सब कुछ तुम्हारे साथ हुआ और तुमने मुझे बताया तक नहीं। अगर मैं नहीं तुम्हारी बातों पे विश्वास करता तो कौन करेगा? तुम्हारे और ईशु के सिवा इस दुनिया में मेरा है ही कौन? कौन है? मुझे माफ कर, माफ कर। छोड़ूंगा नहीं मैं ईशु को, छोड़ूंगा नहीं। रचना की मर्यादा के साथ खिलवाड़ और फिर रेप, आईपीसी 376। वो तो ठीक है मिस्टर संतानी, मगर सबूत कहाँ से लाएंगे? फिलहाल हमारे पास सिर्फ रचना का बयान है और उसके बिहाफ पे हम अरेस्ट वारंट नहीं निकाल सकते। लेकिन वो मेरे पास कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो दिखाकर वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। आपके पास वो फोटो कहाँ से आए? उसने धमकाने के लिए मुझे ईमेल किए थे। अगर आप चाहें तो मैं आपको वो फोटोग्राफ्स दिखा सकती हूँ। वेरी गुड,
ये फोटोग्राफ तो उनके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत होंगे हमारे पास, और इसके बिहाफ पे हम उन्हें अरेस्ट कर सकते हैं। तोड़ दो दरवाजा। वो रहा, पकड़ो उसे। नहीं इंस्पेक्टर, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। और ब्लैकमेल तो बिल्कुल नहीं। तो क्या रचना झूठ बोल रही है? मैं नहीं जानता। हाँ, मेरा कॉलेज में उसका अफेयर जरूर था, लेकिन बाद में वो अशोक से मिली, एक इंटेलिजेंट एमबीए, और उसको लगा कि उसकी लाइफ उसके साथ ज्यादा सिक्योर होगी, इसलिए उसने अशोक के लिए मुझे छोड़ दिया। मैम, तो क्या तुम उसका बदला अब ले रहे हो? मेरी बात का विश्वास कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसी ही बात है। नहीं, जब मुझे पता लगा कि उसने अशोक के साथ शादी कर ली, मैं उसकी दुनिया से बहुत दूर चला, और मैं जानता था कि मैं उसे प्यार करता हूं, लेकिन मैं उसे भूल गया। इंस्पेक्टर, इतने सालों बाद मैं उससे मिला, जब मैंने उसकी आंखों में देखा, मुझे कहीं ना कहीं वो प्यार दिखाई दिया। इंस्पेक्टर, उसी ने हमेशा पहला कदम उठाया, हर बार उसने ही मुझे अपनी तरफ खींचा। और उस रात को मैंने उसकी ड्रिंक में कुछ नहीं मिलाया था। तंग आ गई हूँ मैं अपनी इस शादीशुदा जिंदगी से, जिसमें ना प्यार है ना रोमांस है। ऋषभ, मैं फिर से वही पल जीना चाहती हूँ जो मैंने तुम्हारे साथ जिए थे। बिल्कुल चुप। और वो फोटोग्राफ भी मैंने उसी के कहने पे खींची थी। इंस्पेक्टर, अगर तुम सही थे और तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तो तुम पुलिस को देखकर वहां से भागे क्यों थे? रचना ने मुझे फोन किया, बोला कि अशोक की वजह से पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है। मुझे तो पूरी कहानी कुछ और ही नजर आ रही है। रचना के मुताबिक ऋषभ गलत है और ऋषभ के मुताबिक रचना, और जहां तक मेरी सोच है कि इन दोनों में से कोई एक तो झूठ बोल रहा है। और वो ऋषभ है। मेरी पत्नी मरते मरते बची है, और आप लोग कह रहे हैं कि वो झूठ बोल रही है। अच्छा हुआ मैं सही टाइम पे वहां पहुंच गया। यानी कि आपको पता था कि वो ऐसा करने जा रही है? उसने आखिरी बार बाय कहने के लिए मुझे फोन किया, उसके बाद उसने गोलियां खा ली। जब मैं वहां पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। अच्छा हुआ उसने नींद की ही गोलियां खाई थी सिर्फ। यानी कि उसे मालूम था कि आप उसे बचाने आएंगे। ऐसा क्यों कह रहे हो वकील साहब? वो मजाक थोड़ी ना करेगी, उसकी जान को भी तो खतरा हो सकता था। देखिए मिस्टर अशोक, आप अपनी जगह सही हैं, और आप सच पता लगाने का एक ही तरीका है। झूठ बोल रहा है वो। मैंने उससे कभी कोई शादी का वादा नहीं किया, और घर की चाबियां बिल्कुल झूठ, सब झूठ है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन उसने कहा है कि उसके पास उसके घर में लैपटॉप पे रिकॉर्डेड प्रूफ है, और उसमें आप उससे फोटो लेने को कह रही हैं और शादी का वादा कर रही हैं। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? वही तो, जब आपने कुछ किया ही नहीं तो उसके पास वो रिकॉर्डिंग आई कैसे? कल सुबह तो इंस्पेक्टर गायत्री ऋषभ के घर से वो लैपटॉप कस्टडी में ले ही लें, और सब सच अपने आप सामने आ जाएगा। लेकिन उसने कहा है कि उसके पास उसके घर में लैपटॉप पे रिकॉर्डेड प्रूफ है, और उसमें आप उससे फोटो लेने को कह रही हैं।
इसमें लैपटॉप। कहाँ रखा है लैपटॉप? तुम्हारी जैसी औरत को थप्पड़ मारकर मैं अपने हाथ को गंदा नहीं करना चाहता हूं। मैंने तुम पर दोबारा यकीन कैसे किया? क्यों किया? अब कुछ कहने को बचा ही नहीं है। जो कहेंगे वो जज साहब कहेंगे। और एक बात कान खोलकर सुन लो, पैसे तो दूर की बात है, तुम ईशान की शक्ल भी नहीं देख पाओगी अब। मिसेस सेनगुप्ता, ऋषभ पर झूठे रेप का इल्जाम लगाने के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाता है। अरेस्ट, ले चलो इन्हें। ऋषभ सेठ को आईपीसी के सेक्शन 497 के तहत एक पराई विवाहित स्त्री के साथ शारीरिक संबंध कायम करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। इस सेक्शन के तहत एक विवाहित स्त्री के साथ नाजायज संबंध बनाने के जुर्म में 5 साल तक की सजा या जुर्माना या फिर दोनों भुगतना पड़ सकता है। वहीं रचना सेनगुप्ता को ऋषभ सेठ पर रेप और ब्लैकमेल का इल्जाम लगाने और झूठे केसेस करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। अशोक ने रचना से तलाक की जो अर्जी अदालत में दायर की थी, उस पर फैसला आया। अदालत ने तलाक मंजूर करते हुए ईशान की परवरिश और निगरानी की जिम्मेदारी का हक सिर्फ अशोक को दिया। और चूंकि इस केस में तलाक की वजह पत्नी की बेवफाई थी, इसलिए तलाक के बाद रचना का अशोक की कमाई और जायदाद पर कोई हक नहीं बनता था। कोई भी रिश्ता भरोसे की बुनियाद पर ही आगे बढ़ता है। भरोसा जितना मजबूत होगा, रिश्ता भी उसी रफ्तार से फलेगा फूलेगा, पूरी मजबूती के साथ। शादी का रिश्ता भी एक ऐसा अटूट रिश्ता है जिसमें पति पत्नी का एक दूसरे पर भरोसा बेहद अहम है। जहां ये भरोसा टूटा, वहीं एक हंसता खेलता परिवार ताश के पत्तों से बने घर की तरह एक पल में बिखर जाता है। यही हुआ अशोक और रचना के परिवार के साथ। रचना के बहके कदमों ने उस भरोसे को खो दिया जिस पर यह रिश्ता कायम था। जिस पत्नी ने अपने पति से जिंदगी भर प्यार का दावा, जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया, उसी ने विश्वास को चकनाचूर कर दिया। भरोसा वादों की झड़ी लगाने से नहीं, उन्हें निभाने से कायम रहता है। इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मुलाकात होगी जुर्म के खिलाफ जंग की ऐसी एक और बेमिसाल सच्ची कहानी के साथ।